स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2021 का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए ये जो है देखते हैं। इस 50 क्वेश्चन में इकोनॉमी, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो हमारे आने वाले यूपी पीसीएस की और यूपी आर ओ यूपी पीसीएस आर ओ या यूपीएसआई जो भी परीक्षा हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तक हम कर चुके हैं। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो सूची दिया है, उसमें सुमेलित करना है। एक पंचवर्षीय योजनाओं की है और दूसरी जो है उसकी अवधि कब से कब थी उसके दिया गया है। तो देखिए, जिसमें आप सीधा देखिए 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 2007 से 2012 के बीच थी। तो यहाँ से आप मिला दीजिए डी का 3, तो डी का 3 देखिए तीसरे में ही है केवल। ठीक है, तो यहाँ से सीधा आंसर आपको मिल जाएगा सी। ठीक है, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1974 से 1979। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी आपकी हाँ 61 से 66। ठीक है, 1961 से 1966। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। अब देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 थी, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया था। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 के बीच में आई थी, जिसमें कौन से मॉडल पे थी? महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। चौथी, अब तीसरी आपने देख लिया 70 से 79, और फिर चौथी आ जाएगी, सॉरी तीसरी जो थी वो 61 से 66, फिर 66 से 69 3 वर्ष का जो है गैप था। ठीक है, क्योंकि वहाँ सरकार चेंज हुई थी, तो एक एक साल का वो एक एक साल का एक वर्षीय योजना लागू हुई थी। और देखिए फिर चौथी हुई 69 से 70, छठी हुई 74 से 79, सातवीं हुई 1985 से 90, आठवीं हुई 92 से 97, नौवीं हुई 97 से 2002, और 10वीं हुई 2002 से 2007, और 11वीं हुई 2007 से 2011, और 12वीं हुई 2012 से 2017 के बीच में। और ये योजना आयोग इसको लागू करता था, लेकिन हुआ क्या कि 1 जनवरी 2015 के बाद से नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। ठीक है, उसके बाद से ये बदल गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विकास के एलपीजी मॉडल, जो एलपीजी मॉडल था विकास का, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इस मॉडल ने निजी क्षेत्र के लिए एक बड़ी भूमिका पर जोर दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है पूर्व की तरह आयात प्रतिस्थापन के स्थान पर निर्यात आधारित विकास की रणनीति पर आधारित था। ये भी सही है। तो इसका जो है तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें एफडीआई की बड़ी मात्रा को आकर्षित करने की परिकल्पना भी रखी गई थी कि ठीक है, और मेन उद्देश्य था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की जो अवधारणा थी उसको जो है स्थापित की गई थी, जिससे कि निजी निवेश, विदेशी निवेश और निजी निवेश को अधिक से अधिक आकर्षित किया जाए। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब श्रमिक कौशल और बाजार की नौकरियों की उपलब्धता के बीच बेमेल होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, जब श्रमिक कौशल और बाजार की नौकरियों की उपलब्धता के बीच बेमेल होता है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी होती है जब वर्षा के दौरान जो है लोगों के पास काम नहीं होता है, तो उसे जो है मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे निर्माण क्षेत्र हो गया या कृषि क्षेत्र में हो गया, तो इसे जो है मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जब आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों और जो उत्पादन हो वो ना बढ़ रहा हो, तो वहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई। ये मुख्यतः कृषि क्षेत्र में, भारत में कृषि क्षेत्र में
देखा जाता है। जैसे अब कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं कि अगर 10 मजदूर लगे थे तब भी उत्पादन जो है मान लीजिए 10 क्विंटल हो रहा था। 11वां मजदूर लगने पर भी 10 ही क्विंटल होगा, तो क्या होगा कि जो सीमांत उत्पादकता है 11वें मजदूर की वो तो जीरो है, तो यहाँ पे यही प्रचंड बेरोजगारी हो जाएगी। उसके बाद घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है कि नए रोजगार की तलाश में, जब नए रोजगार की तलाश में एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जो हस्तांतरण के लिए जितने देर के लिए बेरोजगार रहता है इंसान, उसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो इसमें बने हैं ये विवेक जोशी। ठीक है, विवेक जोशी जो है भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है, ठीक है देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश में जल निगम और मेयर्स जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लोहाटी बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच किस शहर में सीवेज शोधन संयंत्र के विकास हेतु एक द्विपक्षीय रियायत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपके ऑप्शन है बुलंदशहर, मुरादाबाद, झांसी, बलिया। तो आपका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद में जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और उत्तर प्रदेश जल निगम तथा मेयर्स जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लोहाटी बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच सीवेज शोधन संयंत्र की स्थापना की जा रही है मुरादाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है। गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 के संबंध में क्वेश्चन है। तो इसमें कहा जा रहा है, पहला कथन जो है पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है विधेयक पहले ही लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है लेकिन राष्ट्रसभा द्वारा पारित होना बाकी है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा, राष्ट्रसभा से भी ये पारित हो चुका है। ठीक है, और विधेयक के अनुसार गर्भपात के लिए कुछ असामान्य मामलों में 24 सप्ताह के बाद राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक होगी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन इसका आपका सी हो जाएगा सही। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण पंगड़ीनाथ पाई का हाल में मृत्यु हो गई है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है आपके कला क्षेत्र से संबंधित थे और ये चित्रकार थे। ठीक है, ये चित्रकार थे और गोवा के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? गोवा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़े 59 क्वेश्चन है, 59वां क्वेश्चन है। विश्व में सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर। तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है। विश्व में सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म की स्थापना कहाँ की जा रही है? सिंगापुर में। और विश्व में सबसे बड़े जो है सौर पार्क की स्थापना अगर पूछेगा तो ये कर्नाटक में किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं। हाल में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन या संस्थान ने बायोकैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो ये जो है किसने किया है? इसको किया है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को जो है बायोकैप्सूल विकसित करने का पेटेंट प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? कोझिकोड, केरल में है। ठीक है, और ये जो बायोकैप्सूल है ये मृदा की गुणवत्ता और पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है साथियों, और ये पेटेंट अधिनियम भारत में कार्य कर रहा है पेटेंट प्रदान करने के लिए 1970 में लाया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना। ठीक है, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है योजना के तहत उत्पादकों द्वारा किए गए प्राथमिक पूंजी निवेश के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। तो इस स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक पूंजी निवेशनाओं के आगत उन्मुख योजना है। ये आगत जो इनपुट होता है उस पर जो है प्रदान किया जाता है। निर्माता एवं उत्पादक किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। केवल भारतीय कंपनी, अब यहाँ जब केवल हमने पहले ही बताया था केवल, सभी या
इनमें से कोई नहीं, ऐसा जब आ जाता है या एकमात्र, ऐसा ही अगर स्ट्रिंग वर्ड आ जाए तो आपको वहीं सतर्क हो जाना है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, उसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए केवल भारतीय कंपनियां, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें कहा जा रहा है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को इस योजना के तहत बड़ा परिव्यय है। ठीक है, सबसे बड़ा परिव्यय है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए जो खाद्य प्रसंस्करण है, सोलर पावर है, उन्नत रसायन उत्पाद है, इस क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जो है उनको इस योजना में शामिल किया गया है। टोटल 23 सेक्टर की कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा। लॉजिस्टिक होते क्या है? लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब होता है जो व्यापार के लिए आवश्यक गतिविधियां हैं उसको सुचारू बनाने के लिए, जैसे कि पोर्ट तक पहुंच हो गया और पोर्ट पर कंटेनर की उपलब्धता हो गई, इन सब चीज़ों को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो उसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना का उद्देश्य है। तो इसमें देखिए, इसमें जो इसका समेकित ऋण शोधन निधि का जो उद्देश्य है वो राज्य को अपने ऋण चुकाने में सक्षम बनाना है। समेकित ऋण शोधन निधि का उद्देश्य क्या है? राज्य को अपने ऋण चुकाने में सक्षम बनाना है। और ये वर्तमान में 23 राज्य इस निधि की स्थापना कर चुके हैं। 1999-2000 में RBI द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बैंक प्रणाली के प्रभाव हो सकता है? कौन सा भूमि बैंक प्रणाली का प्रभाव हो जाता है? जो भूमि बैंक ये होता है ये दीर्घकालिक जो है ऋण प्रदान करता है, तो इसमें हो जाएगा आपका निवेश प्रक्रिया का सरलीकरण का काम जो है भूमि बैंक जो है करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें दो जो है सूची दी है, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में पनबिजली परियोजनाएं हैं, सूची 2 में नदी है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश की ये सभी परियोजनाएं हैं? तो ओबरा जो है, देखिए ओबरा ये रिहंद पे बनी है, तो आप यहाँ से इसको ओबरा को रिहंद पे ले आए। माता टीला जो है ये बेतवा पे बनी है, ललितपुर में है। ठीक है, खारा ये आश्रम में बनी है और ये सहारनपुर में है। बेलका ये यमुना पर बनी है और सहारनपुर में है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ राजघाट और जो ये राजघाट भी बेतवा पे बनी है और ललितपुर में है, जबकि शीतला जो है ये भी बेतला पे बनी है पनबिजली परियोजना, और ये झांसी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। तो इसमें जो है ये वस्तु बाजार जो है इसको विनियमित किया जाता है, पण्य या वस्तु बाजार। ठीक है, इसको जो है भारत वायदा आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अभी यूपीपीसीएस 2020 के प्रीलिम्स में इस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें रैंकिंग पर आधारित था। इसको देखते हैं, इसमें क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है इस रिपोर्ट को IMF द्वारा जारी किया जाता है, इसको IMF न जारी करके वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भारत ने 2020 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी स्थिति में सुधार किया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। भारत जो है 2019 में भारत की रैंकिंग थी जो है 76 और 2020 में भारत की रैंकिंग हो गई 63। ठीक है, तो सुधार हुआ है, तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है और औद्योगिक संगठन है और स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, तो ये वाराणसी में ना होकर कानपुर में है। ठीक है, ये वाराणसी में नहीं है, कानपुर में है। दूसरा देखते हैं प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम, ये लखनऊ में बिल्कुल सही है। यूपी राज्य चमड़ा विकास और विपणन निगम, ये भी आगरा में है, बिल्कुल सही है।
और राज्य औद्योगिक विकास नगर कानपुर में है, ये भी सही है। तो ये जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड है ये कानपुर में है, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 69 क्वेश्चन है। 69 इसमें देखिए कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है। तो आपके ऑप्शन है 151 मिलियन से अधिक, 161 मिलियन, 181 मिलियन से अधिक और 171 मिलियन से अधिक। तो 181 मिलियन से अधिक जो है 2001 से 2011 के बीच भारत की जनगणना में वृद्धि हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि 1872 से लेकर अब तक 2021 अब तक जनगणना 2021 में होगी तो ये 16वीं जनगणना होगी। अभी 2011 में जो हुई थी वो 15वीं हुई थी और 2021 में जो होगी वो 16वीं जनगणना होगी, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में कराई जाएगी। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें व्यक्ति है, इसमें उनका पेशा है और ये हाल में जिनका निधन हुआ है उससे संबंधित है। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, ठीक है। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा ये क्या थे, ये नर्तक थे, ठीक है। ओडिसी नर्तक थे, ठीक है, नर्तक थे। फिर उसके बाद देखिए हमीद बाकायोको, ठीक है, हमीद बाकायोको ये राजनेता थे, ठीक है, ये राजनेता थे, ठीक है। और ये पूर्व पीएम थे, ठीक है, आइवरी कोस्ट के पूर्व पीएम थे। फिर सागर सरहिंदी ये नामी से लग रहा है लेखक होंगे, तो ये लेखक थे। ईसर सिंह दोयल ये जो है कौन थे, ये एथलीट थे जो कि ध्यानचंद पुरस्कार विजेता थे। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये करंट से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। अभी हाल में जो परीक्षाएं हो रही हैं यूपी में देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन, वो जो राज्य आधारित क्वेश्चन होते हैं, बहुत पूछने लगा है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक। तो इसमें बिहार जो है ये राज्य एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। वर्तमान के न्यायाधीश S.A. बोबडे द्वारा अनुशंसित भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। तो ये होंगे नथमलपति वेंकट रमना, ठीक है, जिन्हें NB रमना कह रहे हैं। 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होंगे। ये आंध्र प्रदेश से मूलतः निवास करते हैं, ठीक है, मूलतः रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर को अवरुद्ध करने वाले विशाल मालवाहक जहाज का क्या नाम था। तो एवर ग्रेवन जो है इसका नाम था। ये ताइवान का जो है मालवाहक जहाज़ था, जिसके जो है क्षतिग्रस्त होने पर जो है स्वेज नहर अवरुद्ध हो गया था। तो क्या नाम था, एवर ग्रेवन, ठीक है, एवर ग्रीवन नाम था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार जो है शेख मुजीबुर रहमान जी को प्रदान किया गया है, जो कि जो है बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। और 2019 का भी इसी के साथ दिया गया है। वो ओमान के जो है सुल्तान जो थे काबूस उल सैद, ठीक है, सैद उल सैद को, ये ओमान के सुल्तान थे, उनको प्रदान किया गया है। और ये हम जो ने अगर करंट अफेयर का जो हमारा प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके ये सब आराम से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कराई गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत समन्वय और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जो है ये जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक समन्वय और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। देखिए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसके तहत जो है 3 स्तर पर जो है प्राधिकरण स्थापित करने की बात हुई है। केंद्र स्तर पर जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष आपके जो है चेयरमैन, आपके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उस राज्य के। और जो जिला को होता है, जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष। और इनको बीच जो है कोऑर्डिनेशन और जो मॉनिटरिंग करने का काम करती है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कृषि उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए, भारत में चावल का कुल वार्षिक उत्पादन पिछले 5 वर्षों की तुलना में गेहूं की तुलना में लगातार अधिक रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चावल का उत्पादन हम अधिक कर रहे हैं। आप जब डाटा देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा आपको, चावल का उत्पादन लगभग हम 120 मीट्रिक टन के आसपास करते हैं, जबकि गेहूं लगभग 100 मीट्रिक टन के आसपास होता है। ठीक है, तो और लगातार 5 वर्षों में देखा जा रहा है कि गेहूं से अधिक जो है उत्पादन हो रहा है। जब ज़्यादा कर ही रहे हैं तो लगातार देखेंगे ही हो ही रहा है। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कह रहा है पिछले कुछ वर्षों में दालों का उत्पादन कपास से अधिक रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। दालों का उत्पादन कपास से अधिक रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 78वां नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बजट 2021-22 में मित्रा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है कृषि, स्वास्थ्य, वस्त्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मित्रा योजना जो है, मित्र योजना, ये वस्त्र से संबंधित है और इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क देश के विभिन्न हिस्सों में लगाए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि जो है टेक्सटाइल जो कपड़ा उत्पादन है इसके निर्यात में और उत्पादन और निर्यात में बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 679 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित योजनाओं के कालानुक्रम क्रम को व्यवस्थित करते हुए, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको, कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद हुआ। तो देखिए, बॉम्बे योजना जो आएगी 1944-45 में आएगी। ठीक है, तो 1944-45 हो जाएगा ये। सर्वोदय योजना 1950 में। ठीक है, 1950 में। विश्वेश्वरैया योजना 1934 में। पीपल्स प्लान 1945 में। ठीक है, तो देखिए पहला कौन सा हो जाएगा, विश्वेश्वरैया। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात केंद्रों में एक स्थित नहीं है। देखिए, जो लखनऊ है यहाँ से तो आम का निर्यात किया जाता है, तो ये निर्यात केंद्र है। सहारनपुर से आलू का, आगरा से आलू का, तो बुलंदशहर है, ये जो है कृषि निर्यात केंद्र नहीं है। यहाँ ये कृषि निर्यात केंद्र स्थित नहीं है। अब अगला 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी जो है नहर निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ऑप्शन है आपके पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। ठीक है साथियों, देखिए ये जो आपका ये लेक्चर चल रहा है, जो टेस्ट प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, ये आपको ऐसा ही करना है और ये लगातार आप देखते रहिए। और जो हमारे लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के या जो इकोनॉमिक्स सेक्शन के, उसको भी देखिए। आगे हम विज्ञान सीरीज बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं, तो आपको जो है बहुत ही अधिक फायदा होगा इससे। ठीक है, आप साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें जो है 2 सूची दी है और दोनों को सुमेलित करने को बोला गया है। तो पुस्तकें दिया है और सिद्धांत दिया है और व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए द वेल्थ ऑफ नेशन जो है, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये एडम स्मिथ ने लिखा था, महान अर्थशास्त्री थे। तो ठीक है, इसको लिखा है किसको, द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने लिखा है। द कैपिटल एंड ग्रोथ लिखा है जे.आर. हिक्स ने लिखा है। प्लान्ड इकोनॉमी एंड इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है। ठीक है, और बिग पुश थ्योरी, ये आर.ए. रेडान की हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जो राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है साथियों,
अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को देखिए, केंद्रीय प्रायोजित योजना दो टाइप की होती हैं, केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक योजना, ठीक है। एक तो मतलब कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है, सेंटर सेक्टर स्कीम होती है, तो ठीक है, ये सेंटर स्पॉन्सर हो जाएगी, ये सेंटर सेक्टर हो जाएगी, ठीक है। देखिए सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में कह रहा है ये जो केंद्र प्रायोजित योजना है कि केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है, जबकि राज्य केवल क्रियान्वित एजेंसी के रूप में कार्य करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये उल्टा लिख दिया है। ये केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं जो होती हैं, सेंटर सेक्टर्स योजना जो स्कीम्स होती हैं, वो जो है 100% वित्त पोषण प्राप्त करती हैं, ठीक है। और जबकि राज्य केवल जो है क्रियान्वित एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, और जो केंद्र प्रायोजित योजना होती हैं, इसमें निधियों का एक निश्चित प्रतिशत केंद्र और राज्य के बीच निश्चित अनुपात में वहन कर किया जाता है, और क्रियान्वयन केंद्र राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे 50-50%, 75 या 25% केंद्र 75% देगा, 25% राज्य देगा, ठीक है। तो ये जो है किया जाता है। जैसे अब जो सेंटर सेक्टर्स स्कीम है, इसमें आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नमामि गंगे योजना या एलपीजी कनेक्शन, जो मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, तो ये जो है कौन सी है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। लेकिन अगर सेंटर स्पॉन्सर स्कीम देखेंगे तो मनरेगा हो गया, पीएम आवास हो गया, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया, ये सब जो है आपका केंद्रीय सेंटर सेक्टर स्कीम हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर आपको समझ आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। देखिए जो सेंटर सेक्टर्ड और सेंटर स्पॉन्सर ऐसे समझना है। सेक्टर, अगर सेंटर सेक्टर स्कीम है तो पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार केवल क्रियान्वयन करेगी उसका। लेकिन सेंटर स्पॉन्सर्ड अगर होगी तो उसमें जो क्या होगा कि कुछ हिस्सा राज्य सरकार देगी, कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देगी, और लेकिन क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जैसे मनरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इकोनॉमी सर्वे द्वारा बुनियादी आवश्यकता सूचकांक का उल्लेख किया गया है। तो ये 2020-21 में किया गया था, और ये थॉलिनॉमिक्स जो था उसके विचार पर आधारित है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक सर्वे द्वारा बुनियादी आवश्यकता सूचकांक का उल्लेख 2021-22 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, पुस्तक और लेखक दिया हुआ है, तो इसमें जो है सुमेलित करना है आपको, कौन सा पूछ रहा है, सही सुमेलित है। देखिए बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, इसको ए.के. सिंह ने लिखा है, ठीक है, तो इसको ए.के. सिंह ने लिखा है, तो ये गलत हो गया। नेम्स ऑफ वुमेन जीत थाइल ने लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है बैंकर हैं, उनका नाम है अनिघा दत्त ने लिखा है द एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ये लिखा है समीर सोनी जी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो अजय माथुर जो है ये बन गए हैं आईएसए के नए महानिदेशक। आईएसए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना 2015 में पेरिस समझौते के तहत भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी मुख्यतः। और इसका लक्ष्य क्या है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इसके मध्य जो देश आते हैं उनमें जो है सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, ये अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम भारत में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, कह रहा हाल में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, 129th स्थान मिला है। और इसको जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन सतत विकास सॉल्यूशंस मतलब कि सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इसमें 149 देश शामिल हुए थे, जिसमें पहला जो स्थान है वो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान सबसे दुखी स्टेट है, देश है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है, जिसकी इस बार की थीम थी सभी के लिए खुशी हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 से प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये सिंहराज थे, इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल में मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में भारतीय सेना की रैंक कौन सी है? तो भारतीय सेना की रैंक चौथी है। पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है, दूसरे पे USA है, तीसरे पे आपका रसिया है, चौथे पे भारत है। जो मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा अध्ययन किया गया तो विश्व में जो है पहले जो भारतीय सेना का स्थान चौथे स्थान पे था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित संगठन में से कौन सा संगठन सहमति से संबंधित है? तो विश्व बैंक संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंधित है और अमेरिकी कोष संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1, 2, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय समावेशन से संबंधित समिति है, तो जो सी रंगराजन समिति है ये वित्तीय समावेशन से संबंधित समिति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। वैश्विक निवेश रिपोर्ट को प्रकाशित की जाती है। जो वैश्विक निवेश रिपोर्ट है इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वैश्विक व्यापार संगठन और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। UNCTAD द्वारा जो है UNCTAD द्वारा मतलब ये व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा ये जो है रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, वैश्विक निवेश रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें FDI के इनफ्लो आउटफ्लो को बताया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो 2013 है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इस योजना की शुरुआत राज्य में औपचारिक तौर पर 2015 में की गई थी। ये गलत है। राज्य में जो है 1 मार्च 2016 से की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। योजना के लाभार्थी के रूप में केवल आ गया। तो जहाँ केवल आया मैंने पहले ही बताया आपको कि एकदम सतर्क हो जाना है, तैयार हो जाना है, दिमाग को अलर्ट कर देना है। केवल, एकमात्र, ठीक है, इन सभी अगर ऐसे आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ रहता है तो आपको वहीं अलर्ट हो जाना है। केवल OBC SC ST वर्ग लोग शामिल, तो ऐसा नहीं है, इसमें सामान्य वर्ग के भी शामिल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और इसमें कह रहा है अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो खाद्यान्न, 3 किलोग्राम गेहूँ, 2 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें 3 किलोग्राम गेहूँ जो है 2 रुपये किलो के हिसाब से और 2 किलो चावल 3 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें 75% आबादी को जो है खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है साथियों। तो इसका ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। आगे देखते हैं। कह रहा है स्वतंत्रता के पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहले अनुमान निम्नलिखित में से किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया करके जो बुक थी उसमें इन्होंने इस गरीबी रेखा का अनुमान लगाया था, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से समावेशी विकास के कारक नहीं है। समावेशी विकास का कहना है कि सभी वर्गों का समान विकास, ठीक है। तो यहाँ पे है कृषि आधारित उद्योगों में, कृषि क्षेत्र में दूर एक क्रमिक बदलाव, व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि। जब व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि होगा तो समावेशी विकास, ठीक है, समावेशी विकास का ये कारक होगा। कृषि क्षेत्र से दूर एक क्रमिक बदलाव, ये भी समावेशी विकास का कारक होगा। कृषि आधारित उद्योगों की वृद्धि, ये भी जो है समावेशी विकास इससे भी आएगा। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि तीनों समावेशी विकास के कारक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति बाजार दर और मुद्रा आपूर्ति चलन को संबोधित करती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है? तो मौद्रिक नीति द्वारा जो है ये किया जाता है, जिसमें जो है केंद्रीय बैंक जो है नीतिगत दरों जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, और CRR
कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनके माध्यम से या ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से लिक्विडिटी को, जो मुद्रा आपूर्ति है, उसको बाजार में उसकी तरलता को नियंत्रित करती है, ठीक है, जिससे कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सके। राजकोषीय नीति गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके राजकोषीय नीति द्वारा सरकार द्वारा मुद्रा की आपूर्ति या जो है संकुचन, मुद्रा आपूर्ति या मुद्रा का संकुचन प्रभावित किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुउद्देशीय सीवेज पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये ओडिशा राज्य में किया गया है बजट 2021-22 का। बजट का वीडियो, बजट से संबंधित चर्चा हम जल्दी करने वाले हैं, एक वीडियो उस पर जो है पूरा विस्तृत बना देंगे, जिससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। बहुत ही जल्दी वो वीडियो आने वाला है। देखिए समुद्री शैवाल पार्क जो है तमिलनाडु में, इसी बजट में समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना करने की बात तमिलनाडु में की गई है। और बहुउद्देशीय सीबेड पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ओडिशा में, मत्स्य क्षेत्र से को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है, जो कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 निम्नलिखित में से कहाँ एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, निम्नलिखित में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, ये तो सही है बिल्कुल। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, ये गलत है, ये 2 मार्च को न मनाया जाके 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अब 102 दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने पर उत्सव आयोजन के लिए मार्च 2021 में गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री हैं। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 75वीं वर्षगांठ है भारतीय स्वतंत्रता की, इसमें अमृत महोत्सव मनाया जाएगा 15 अगस्त 2022 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में भारत नाइजीरिया के बीच रणनीतिक और आतंकवादी रोधी संवाद का कौन सा संस्करण हुआ है? ठीक है, तो ये पहला संस्करण हुआ है। नाइजीरिया और भारत के बीच जो रणनीतिक और आतंकवादी रोधी संवाद का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। हाल में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु जो है किस नदी पर है? तो फेनी नदी पर है। ये जो है फेनी नदी पर है और ये त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने का काम कर रहा है। त्रिपुरा के सबरूम से रामगढ़, बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने का काम करेगा ये फेनी नदी पे पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। मैत्री सेतु जिसका नाम रखे हैं, और इसकी जो लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके माध्यम से चटगांव बंदरगाह है, यहाँ पे पहुँच को सुनिश्चित किया जाएगा। और 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश में पहला गुड़ महोत्सव मनाया गया है साथियों, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ ये 105 क्वेश्चन हो गया। 45 क्वेश्चन और बच रहा है इस प्रैक्टिस सेट का, उसका जो है चर्चा अगले वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो आपको कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक किए मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको थोड़ा भी लाभ हो रहा है इससे तो आप लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। धन्यवाद साथियों।